अरशद वोरा साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सबसे पहले तो मैं कल जो दो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे और वाना में कैडेट कॉलेज पे, तो उसको कंडेम करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी फोर्सेस को और आवाम को वो ताकत दे कि जो इन दहशतगर्दों से हम निमट सकें। मिस्टर स्पीकर, यहाँ हम बात कर रहे हैं 27th अमेंडमेंट की, और जैसा कि हम सब के इल्म में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 73 में जब ये पेश किया गया था तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी कई अमेंडमेंट्स हुई थी, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और अभी मेरे दोस्त ने अभी यही कहा कि 26वीं तरमीम में कुछ चीज़ें अगर गलत थीं तो 27वीं तरमीम में उसको सही करने जा रहे हैं। इसी तरीके से 18वीं तरमीम की जब हम बात करते हैं तो 18वीं तरमीम आज से तकरीबन 15 साल पहले जब दी गई थी तो उस वक्त के हालात डिफरेंट थे, उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी वो डिफरेंट थी, और उस वक्त इस 18वीं तरमीम को पर्टिकुलरली एनएफसी अवार्ड जो फॉर्मुलेट किया गया था वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी। आज पाकिस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, आज पॉपुलेशन चेंज हो चुकी है। जिस पॉपुलेशन की बेस पर कैलकुलेट किया गया था एनएफसी अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविंसेस, उस वक्त प्रोविंसेस की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बिलो 2% थी। आज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ खास तौर पर केपीके हैज़ गॉन 3.25%, और सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.5% पे है, विच इज़ टू ए डेंजरस लेवल। तो आज वफाक जो है अफोर्ड नहीं कर सकता उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने को जो फार्मूला आज से 15 साल पहले फॉर्मुलेट किया गया था। तो इट नीड्स टू बी रीएड्रेस्ड सर। अब आ जाएं 27th अमेंडमेंट की हम बात करते हैं। 27th अमेंडमेंट में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जिस वक्त इलेक्शन के फौरी बाद ये गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही थी तो गवर्नमेंट का साथ देने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी थी, और वो शर्त ये थी कि आर्टिकल 140A को, जो कि एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, निचली सतह तक आवाम को इख्तियार देता है, उस निचली सतह तक इख्तियार को डिवॉल्व किया जाए, पावर को डिवॉल्व किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली आज 15 साल होने के बाद इंस्टेड ऑफ डिवॉल्विंग द पावर, यहाँ पे पावर एक्यूमुलेशन हुई है। पावर एक्यूमुलेट करके कोई निचली सतह तक किसी को इख्तियार नहीं दिया गया। आज आर्टिकल 140A की हिमायत में तकरीबन इस पूरे ऐवान ने बात की, और इस पूरे ऐवान ने जब इसकी बात की तो किसी ने भी इसमें सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमें चंद निकात पर एतराज़ है। अगर चंद निकात पर एतराज़ था तो आप बैठ जाते, आप बैठकर डिस्कस करते, थ्रेडबेयर डिस्कशन करते, 2-3 घंटे बैठते और उन चीज़ों को रिजॉल्व करके उस आर्टिकल 140A को भी इस 27th अमेंडमेंट का हिस्सा बनाते। मिस्टर स्पीकर, हमारे पास, हम जब आर्टिकल 140A की बात करते हैं तो हम ये पूरे पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कराची जो कि दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा शहर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो सिंध गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा, और उसका कंट्रोल करने का तरीका यही है कि उसके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएं, उसको फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर्स दी जाएं ताकि वो अपने लोगों की खिदमत कर सके। आज ये हाल है कि कराची में हमें तो हैरानगी होती है कि इस्लामाबाद में तो अंडरपास और ओवरपास जो है वो 3 माह में बन जाते हैं, और कराची में 4 साल में एक सड़क नहीं बनती। लोग वहाँ एलर्जीज से बीमार हो रहे हैं, वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं बिकॉज ऑफ द डस्ट।
वहां अंडरपास जो है वो 2-2 साल नहीं बन रहे, इनकम्प्लीट है। पहली ग्रीन लाइन सर्विस जो थी वो आज तक इनकम्प्लीट है। कराची में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं उसके लिए ऑब्स्टिकल्स खड़ी की जाती हैं। तो मिस्टर स्पीकर, क्या कराची इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या कराची की आवाम डिजर्व नहीं करती कि वो भी पीसफुली, वो भी एक अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड शहर में रहें? वहाँ का निज़ाम धर्म भरम है। देखें, ये आर्टिकल 140A इस वक्त हमारी सबसे अहम ज़रूरत थी और इसको नामंजूर करके इसको जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस पे एतराज़ात उठाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि पावर को किसी भी तरह डिवॉल्व किया जाए। और इसलिए कि अब जब बात कर रहे हैं कि 28 अमेंडमेंट में हम इसको लेकर आएंगे, तो अब 28 अमेंडमेंट में ही जब लाना था तो इसको आज क्यों नहीं आपने एड्रेस किया? मिस्टर स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर कराची जो है हैज़ बिकम ए डिफ़िकल्ट सिटी, इट इज़ नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय द सिंध गवर्नमेंट। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि कराची को फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर करें, इसे फेडरेशन के अंडर में लें, क्योंकि कराची इज दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। तो ये मैनेज नहीं हो पा रहा सिंध गवर्नमेंट। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें, जो आपने कोर्ट्स की बात की है यहाँ पे, मैं ये समझता हूँ कि जब 248 हो सकता था तो 140A क्यों नहीं हुआ? मैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना नाम इस इम्यूनिटी से वापस लिया और उन्होंने एक मिसाल कायम की। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है वो इसलिए होती है कि आप आवाम को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, आप आवाम के लिए सहूलतें देने के लिए कानून बना रहे हैं, ना कि किसी को इम्यूनिटी देने के लिए। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि किसी भी तरीके से आर्टिकल 140A को जो है वो 28 अमेंडमेंट में लाना है, तो उसके लिए फिर जल्दी उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, या अब भी वक्त है और उसे किसी तरीके से जो है इस 27 अमेंडमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। थैंक यू मिस्टर स्पीकर।